ओके। नमस्कार, मैं जगदीश शिकारा। आज आपको कुछ इतिहास प्लस टू कक्षा के इतिहास विषय के फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का विकास चैप्टर के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताया जाएगा। कैसे वहाँ पर मकान थे, क्या व्यवस्था थी, कैसे पानी का निकास था, कैसे उनके मकान थे, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है, उसके लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर था। यह क्षेत्र 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यह नगर हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा की तरह एक विकसित व व्यवस्थित नगर था। योजना के अनुसार बसाया गया नगर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा नगर के अवशेषों की तुलना में अधिक संरक्षित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, जिसको हम आर.डी. बनर्जी भी शॉर्ट वे में कह देते हैं, ने की थी। इस नगर के व्यापक उत्खनन में खुदाई में सर जॉन मार्शल, अनसेंट मैके, एच हरग्रीव्स, जी.एफ. डेल्स ने अपना बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। मोहनजोदड़ो नगर की 7 सतहें प्राप्त हुई हैं। इन 7 परतों से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो नगर था वो 7 बार बसा होगा और 7 बार उजड़ा होगा। अतः पुरातत्व विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो नगर 7 बार उजड़ा और बसा है। मोहनजोदड़ो एक उच्च कोटि की नगर योजना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। ये 2 भागों में जो नगर था बटा था। एक दुर्ग था और दूसरा निचला शहर। हो सकता है कि शायद निचले शहर में आम जनता थी और दुर्ग के अंदर कोई उच्च अधिकारी शासक वहाँ पर रहता हो। दुर्ग में राजा वो उसके अधिकारी रहते थे। दुर्ग को काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था। इसका कारण यह था कि यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने थे। दुर्ग की सुरक्षा हेतु एक विशाल दीवार से भी घिरा गया था। इसके अतिरिक्त इसके निचले शहर में अलग भी किया जाता था। निचले शहर को भी दीवार से घिरा जाता था। ये कहते हैं कि चबूतरे पर बना था और चारों ओर से उसकी दीवार बनी होती थी। दुर्ग बीच में बना होता था। उसमें शासक वर्ग और उच्च अधिकारी लोग वहाँ पर रहते होंगे और जो निचला शहर था वो अलग था, उसको भी 4 दीवारी से घेरा जाता था। मतलब ये था कि हो सकता है 4 दीवारी जो की गई हो बाढ़ से बचने के लिए कि सिंधु नदी में बाढ़ आती हो, या फिर शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये 4 दीवारी की जाती हो। वास्तव में मोहनजोदड़ो नगर योजना अनुसार एक वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला है भवन। भवन कैसे थे वहाँ पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के सभी भवन एक विशेष योजना के अधीन बनाए गए थे। इन भवनों में बाढ़ की सुरक्षा के कारण ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे। सभी भवन जो थे मोस्टली पक्की ईंटों से बने हुए थे। इन ईंटों को धूप में सुखाया जाता था या भट्टी में पकाया जाता था। ये ईंटें एक निश्चित आकार की होती थी। इनकी लंबाई व चौड़ाई 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। घरों की नींव को काफ़ी गहरा रखा जाता था, मतलब ज़्यादा ज़मीन की खुदाई करके वहाँ से ज़मीन के अंदर से मकान की नींव उठाई जाती थी, ताकि किसी प्रकार की मकान में या भवन में दरार न आए।
ये ईंटें विशाल निश्चित आकार की होती थी और जो मकान होते थे, भवन होते थे, घर में मुख्य रास्ता एक होता था और उसमें कमरे बने होते थे और बीच में एक आंगन होता था। इस आंगन के अंदर एक छोटा सा कुआं होता था जिसमें घर की गृहिणियां बैठकर अपने दैनिक दिनचर्या के, जिसको कहते हैं हर रोज के कार्य करती थी। उसमें छोटे जो पशु थे, बकरी वगैरह थी या भेड़ वगैरह थी या और दूसरे अन्य पशु थे, वो बांध दिए जाते थे। और मकान जो थे वो पक्की ईंटों के थे। खिड़कियां घर के अंदर खुलती थी, गली की तरफ नहीं खुलती थी। गली में केवल एक दरवाजा होता था। इसके अतिरिक्त भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। घरों में प्रकाश के लिए रोशनदान बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का भी अति उत्तम प्रबंध था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। मोहनजोदड़ो में कुल जो खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुए हैं तो 700 कुएं मिले हैं। ये कहते हैं कि अधिकांश घरों में कुएं भी मिले हैं, जिनकी संख्या खुदाई के दौरान 700 मिली है। घरों में वर्षा व गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का भी, मतलब जल निकास का भी बहुत अच्छा प्रबंध था। जनसाधारण के घर प्राय एक मंजिले होते थे। इनके कमरे भी प्राय बहुत छोटे होते थे। धनी लोगों के घर में जो कमरे होते थे या घर होता था वो 2 मंजिल का होता था। आम जनता का जो घर था वो 1 मंजिल का था। जो धनी लोग थे वो 2 मंजिले मकान बनाते थे। इसमें उनके कमरे भी बड़े होते थे और दूसरी तथा तीसरी मंजिल जाने के लिए ईंटों अथवा लकड़ियों की सीढ़ियां भी के सबूत भी मिलते हैं। अर्थात वहाँ पर ऊपर दूसरी मंजिल पर या तीसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया, जिसको हम अपनी साधारण लैंग्वेज के अंदर जीना कह देते हैं या पैडकाला कह देते हैं। उस पर पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि ऊपरी मंजिल तक जनसाधारण पहुँच सके। इस समय प्रसिद्ध इतिहासकार वीपी शाह व केएस बहेरा का कहना ठीक है कि संक्षेप में विचार का प्रबंध इतने विशेष थे कि हर कोई देखकर इस नगर योजना को आश्चर्य समझता था, मतलब चकित रह जाता था। उससे दूसरा है विशाल स्नानागार। ये तो आपने पढ़ी नगर योजना। दोबारा फिर रिपीट कर दूं छोटे शब्दों में कि दुर्ग होता था, एक निचला शहर होता था। दुर्ग ऊंचे पर बना होता था, निचला शहर दुर्ग से नीचे होता था। दुर्ग में उच्च वर्ग के लोग या अधिकारी रहते थे, निचले शहर में आम आदमी रहता था। दुर्ग और निचले शहर को 4 दीवारी से घेरा गया था। उसमें जो मकान होते थे 1 मंजिला भी होते थे, 2 मंजिला भी होते थे। गहरी नींव खोद कर मकान बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के होते थे। जो छोटे लोगों के, साधारण आदमियों के जो मकान थे उनके कमरे छोटे होते थे, 1 मंजिला होते थे। जो धनी लोग थे उनके 2 मंजिला भी होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। घर में प्रयोग किए गए पानी के जल निकास के लिए नालियाँ बनाई गई थी। घरों में कुआं भी होता है। खुदाई के दौरान 700 कुएं भी मिले हैं। इसके अलावा एक शौचालय भी होता था, रसोई घर भी होता था, स्नान घर के लिए बाथरूम भी होता था। उसमें हर घर के अंदर ये बने होते थे। तो यह थी उसकी नगर निर्माण योजना। बहुत ही अच्छी नगर निर्माण योजना थी। और दूसरी एक छोटी बात और बताऊं कि जो नगर योजना थी, सभी गलियां जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर शहर का दूसरा भाग दिखाई देता था। गलियां जो थी वो समकोण पर थी आराम से, ताकि हवाएं नगर के आर पार गुजर सके। अगला देखिए स्नानागार। स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे। स्नानागार मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय भवन सन
विशाल स्नानागार है। निसंदेह यह बहुत आश्चर्य की बात है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा निवासियों ने इतने विशाल स्नानागार को किस प्रकार बनाया। यह स्नानागार 180 फुट जो है वो लंबा है और 108 फुट इसकी लंबाई, 180 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 108 फुट है। इसके मध्य 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ है। इस तालाब की दीवारें तथा फर्श पक्की ईंटों के बनाए गए हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए उत्तरी जो विशाल स्नानागार बनाया उसकी जो लंबाई थी वो 180 फुट थी और उसकी चौड़ाई 108 फुट थी और उसकी जो गहराई थी, जो बीच के तल था, वो तल आपको मैं बता दूं कि ये 8 फुट की इसकी गहराई थी और ये इसका जो तल था वो पक्की ईंटों से बना था। इसके उत्तरी भाग में और जो इसका दक्षिणी भाग था उसमें सीढ़ियाँ, तालाब में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस तालाब के निकट एक कुआं था, इससे पानी तालाब में भरा जाता था। इस तालाब के गंदे पानी के निकास के लिए जब खाली करना पड़ता तो नालियां बनाई गई थी। इस तालाब के चारों ओर बरामदे बने हुए थे। इन बरामदों के नीचे 2 मंजिला कमरे भी थे। ऊपर के कमरे संभवतः पुजारियों के लिए होंगे, जबकि नीचे के कमरे जनसाधारण के लिए। समझा जाता कि लोग यहाँ विशेष त्योहारों पर कोई खास उत्सव होगा जब ये नगर के सभी लोग यहाँ पर स्नान करने आते होंगे। कुछ विद्वानों के ने इस स्नानागार को जल क्रीड़ागार भी माना है, किंतु यह मत अधिक तार्किक प्रतीक नहीं होता। उसके बाद एक अन्नागार है जहाँ पर अन्न को सुरक्षित रखा गया होगा। ये भी एक ऊंचे स्थान पर अन्नागार मतलब एक ऐसा गोदाम था ऊंचे भाग पर जिसमें नगर का सारा अनाज रखा जाता होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक अन्य प्रसिद्ध भवन था अनागार। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना था। यह 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। इसके ईंटों से बने हुए 27 कमरे मिले हैं। इनमें हवा के आने जाने तथा अन्न रखने के लिए एवं निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय अन्नागार था, एक बड़ा स्टॉक रखने का क्षेत्र था, एक गोदाम था। इसमें प्रजा से कर के रूप में वसूल किया अनाज हो सकता रखा जाता होगा। या दूसरा यह भी कह सकते हैं कि वहाँ के शासकों ने इसको ऊंचे स्थान पर इसलिए बनाया होगा कि माना जाता है, संभवतः अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी जो बसी थी वो सिंधु नदी की तलहटी में बसी थी और उसमें सिंधु नदी में हो सकता है प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हों। लोग अपने ज़रूरत का कुछ समय के लिए बरसात से पहले का अनाज रख लेते हों और बाकी अनाज को उस ऊपरी भाग में रख देते हों, तो इसी कारण उसमें वहाँ वो अनाज रखा जाता था। और हो सकता है अनाज को रखने के लिए राजा उनसे टैक्स लेता हो या राजा टैक्स से प्राप्त किया गया जो अनाज था हो सकता उसमें रखता हो। तो ये एक बहुत बड़ा गोदाम था जो काफ़ी ऊंचे पर था, जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद आई बात सड़कों की। तो नगर की जो सड़कें थी उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी अभी जिक्र किया है कि जो गलियां थी, सड़कें थी, सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कोई भी आड़ी टेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल संकरी नहीं थी। गलियां सड़कें जो चौड़ी थी और सभी सीधी होती थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। इसके पुरातत्वविदों ने इसको राजपथ का नाम दिया है। ये बताया 10 मीटर चौड़ी सड़कें थी और जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर थी। तो उस संबंध में जो पुरातत्वविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इसको नाम दिया राजपथ। चौड़ी सड़कें उनके कारण बैलगाड़ियों के साथ एक समानांतर चल सकती थी। ये कई बैलगाड़ियाँ जो थी इतनी चौड़ाई थी कि एक साथ उस गली से, उस सड़क से गुजर सकती थी।
ये सड़कें यद्यपि कच्ची थी किंतु इनकी सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर टूटे बर्तन व ईंटें मिली हैं। इससे लगता है कि इस सड़क को पक्का बनाने की दिशा में भी प्रयोग किया गया होगा। प्रत्येक सड़क के दोनों ओर रोशनी का पर्याप्त प्रबंध भी किया जाता था और सभी सड़कें या गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है नालियों की व्यवस्था। नालियों की उत्तम व्यवस्था मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए नालियों को वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। प्रत्येक घर में छोटी छोटी नालियाँ होती थी जो घरों के पानी को बाहर गली में या सड़क के किनारे बनी बड़ी नालियों में गिराती थी। ये नालियाँ शहर के किसी भी बड़े नाले में जाकर गिर जाती थी और ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और इन नालियों पर किसी को भी कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं थी। और ये नालियाँ जो थी चाहे वो छोटी नाली थी या बड़ी नाली थी उनमें कूड़ा नहीं फेंका जाता था और वो नालियाँ जो थी वो बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी जिसको हम आज आधुनिक युग के सीवर कह सकते हैं। उनके हिसाब से जो आज के आपके सेक्टर बसे हैं, आपकी जो आज सरकार नगर योजना बना रही है वो सिंधु घाटी से ही उनका जन्म हुआ है। उसी की देख रेख पर इसको बनाया जाता है और सारा पानी घरों की जितनी नालियाँ थी मुख्य हौद में गिरती थी और उसमें से फिर पानी बाहर मुख्य नली में जाता, वहाँ से नाली से बड़ी नालियों में गिर जाता और नगर का सारा पानी जो गंदा था वो बाहर किसी तालाब में जाकर इकट्ठा जाता होगा। इसमें जो कहा जाए तो संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि नालियों की इतनी उत्तम व्यवस्था प्राचीन काल में किसी अन्य देश में नहीं मिली है। तो इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम डॉक्टर D.M. झा है वो ये कहते हैं कि नालियों की व्यवस्था हड़प्पा के लोगों की शानदार सफलताओं में से एक थी और इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय अवश्य ही किसी प्रकार की कोई नगर पालिका अस्तित्व में होगी जिसने सही नियम बना के सही नगर योजना बना के ही इस सभ्यता को बसाया होगा। देखिए आज हमने आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, उसके स्नानागार, उसकी सड़कों, उसके अन्नागार, उसके बने भवनों के बारे में आपको संक्षेप में उनका वर्णन किया है और आगे जो हमारी वीडियो आएगी तो इसी पाठ से संबंधित और भी कुछ आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।